इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड। ये कितना बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीरव मोदी जो घोटाला करके गए थे वो घोटाला था 11,356 करोड़ का, और हमारे विजय माल्या जी जो घोटाला करके गए थे वो थे 9,000 करोड़ का। तो ये दोनों घोटाले मिलके होते हैं 20,356 करोड़ के, और एबीजी शिपयार्ड अकेला घोटाला है 22,842 करोड़ का। तो इस घोटाले ने मोदी और माल्या दोनों को पकड़ के एक साथ पीछे छोड़ दिया है। तो क्या थी इसके पीछे की कहानी, ये आखिर ये एबीजी शिपयार्ड कंपनी करती क्या है, इन्होंने लोन उठाया तो कैसे उठाया, इसमें आखिर क्या कमी हो गई, और अब इस बैंक में जिसका इतना बड़ा पैसा डूब गया है उसकी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा, आइए करते हैं डिटेल केस स्टडी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बिना समय वेस्ट करे करते हैं घोटाले की शुरुआत। इससे पहले हम समझें कि भैया एबीजी शिपयार्ड घोटाला है क्या, उससे पहले समझते हैं कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी करती क्या है, और उससे पहले हमारे पास आपके पास एक जबरदस्त मौका है इस शिपिंग इंडस्ट्री को समझने का, क्योंकि अदरवाइज अगर ये घोटाला ना होता तो आपको मेरे को इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना था नहीं। अगर घोटाला हुआ है तो समझते हैं आखिर इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है। इस इंडस्ट्री के 3 मुख्य किरदार होते हैं। पहला किरदार होता है चार्टरर। चार्टरर कौन होता है? बेसिकली वो व्यक्ति जिसको शिप की जरूरत है अपना माल लाने और ले जाने के लिए। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। नॉर्मली कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है, जैसे सपोज अपने कहा Hyundai ने कहा कि भाई साहब हमें इंडिया से हमने कारें बनाई है, बाहर भेजेंगे, या बाहर की कारें हैं इंडिया में मंगानी है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ये उसको शिप की जरूरत पड़ती है। अब हम बोलेंगे भैया शिप से क्यों, हवाई जहाज से ही भेज दो। बोले नहीं साहब, हवाई जहाज और सी का कंपैरिजन करें तो सी फेयर 5 गुना सस्ता पड़ता है। तो भैया 5 गुना महंगे पैसे क्यों लगाने, पानी सबसे सस्ता माल है, इसीलिए 80 से 90% जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो एयर की बजाय पानी के थ्रू होता है। तो अब भैया चार्टरर है, Hyundai चार्टरर है, मैं चार्टर हूँ, मुझे चाहिए भैया मेरा माल है ना, मेरी कार मुझे यहाँ से अफ्रीका भेजनी भाई, तो अफ्रीका भेजनी है तो मुझे चाहिए एक शिप। तो शिप के लिए मैं जाऊंगा शिपिंग कंपनी के पास। तो एक शिपिंग कंपनी है वो कहती है चलो ऐसा है हम दे देते हैं शिप, लेकिन देखो ऐसा है कि हमको आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे क्या होते हैं? फ्रेट चार्जेस। मैं फ्रेट चार्जेस दूंगा। फ्रेट चार्जेस किसके, वो क्या करेगी, वो एजेंसी कहती है देखो मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, स्टाफ हम कर रहे हैं, क्लियरेंस हम लेंगे और तेल हम डलवाएंगे, तो फ्रेट चार्ज दो। आप एक फ्रेट चार्ज देते हो और उस माध्यम से आपका चला जाता है। डन। अब बात आती है शिपिंग कंपनी शिप कहाँ से लाएगी? शिपिंग कंपनी को भी तो शिप चाहिए बनाने के लिए। तो शिपिंग कंपनी शिप बनाने के लिए जिन कंपनियों को बोलती है उन कंपनीज को कहते हैं शिप यार्ड। वो शिप यार्ड होते हैं और वो शिप बनाते हैं। तो एक कोचिन शिप गार्ड है जो कि सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, और सरकारी जहाज ज्यादातर वो बनाती है। यह है एबीजी शिपयार्ड जो कि अपने तरह की प्राइवेट सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी थी। चार्टरर कहता है भैया मुझे शिप चाहिए, शिपिंग कंपनी कहती है कि ठीक है मेरे पास तो अभी 10 शिप है, लेकिन उसको लगता है डिमांड बहुत आ रही है, वो कहता है 2 शिप और लगेंगे। वो शिपयार्ड कंपनी को बोलती है भैया 2 शिप बना के दो। अब एक शिप की एवरेज कॉस्टिंग 40 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में आती है, और एक शिप को बनने में 2 साल से 3 साल का टाइम लगता है। तो ये जो शिपयार्ड कंपनी है इनके पास एडवांस में बहुत सारे ऑर्डर रहते हैं। अब इस शिपिंग इंडस्ट्री का बूम काल कब चालू हुआ था? जैसे ही 1991 हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद से मार्केट खुलने लग गए, और ना सिर्फ इंडिया के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में खलबली मच गई और बम्पर व्यापार हुआ। जब बम्पर व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो भैया बहुत ज्यादा गुड्स आएंगे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा शिप की जरूरत पड़ेगी। तो शिपिंग कंपनियों ने बहुत सारे ऑर्डर दिए और शिपयार्ड कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई कि भैया ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर उनके पास आ गए और करोड़ों रुपए कमाए भैया, नोटों में नहाए ये लोग। तो एबीजी शिपयार्ड ने भी खूब पैसे कमाए और जीवन के आनंद लिए साहब 2007 खूब। लेकिन क्या हुआ 2008 में, आपको सबको पता है क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। और फाइनेंशियल जब क्राइसिस आ गया तो भाई साहब पूरी गवर्नमेंट ने अपने अपने हाथ खींच लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया तो चार्टरर ने शिपिंग कंपनी को कहा भैया नहीं भेजना माल, कैंसिल। तो शिपिंग कंपनी ने कहा भैया आप तो कोई माल ही नहीं भेज रहे, तो अब क्या करें, एक्स्ट्रा शिप, कैंसिल। अब भाई साहब 2007 में ऑर्डर दिए हुए हैं काफी शिप्स के, बहुत शिप्स के ऑर्डर दिए हुए, 2008 में आके बोल दिया कैंसिल। अब जितनी उसके शिप्स अनसोल्ड रह गए कि
कि ठीक है मैंने तो 4 शिप बना दी है, मेरे तो 400 करोड़ रुपए भैया पड़े, क्या करें इसका। अच्छा, जो शिप रास्ते में चल रहे हैं अब उनमें तो लेबर लग गई, पैसे लग गए, कैपिटल लग गई, उसका क्या करें साहब। तो 2008 के बाद शिपिंग कंपनियों की हालत टाइट होने लग गई और एबीजी शिपयार्ड भी उनमें से एक थी। अब क्योंकि एबीजी शिपयार्ड के 80% से ज्यादा ऑर्डर जो थे वो फॉरेन से थे, तो इन पे इम्पैक्ट कोई ज्यादा गहरा था। अब इन्होंने कहा भैया लोन की जरूरत है, तो ये लोन लेने गए और लोन की रिक्वायरमेंट कई 1000 करोड़ की थी। तो जब भी इतने बड़े अमाउंट की जरूरत होती है तो इसमें जो दाल में काला वाली चीजें हैं वो अब चालू होती है कि जितनी भी इतने बड़े अमाउंट की डील होती है तो उसमें पीएसयू लीड बैंकर बनता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एक बैंक की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ 20-25 हजार करोड़ रुपए दे दे। तो वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है 4 बैंक 5 बैंक मिल जाते हैं और मिलजुल के लोन दे देते हैं कि चलो एक काम करते हैं 5 जने मिल के लोन दे देते हैं, मिलजुल के डील भी हो जाएगी, पैसे भी कमा लेंगे और रिस्क भी हुई तो आपस में बढ़ जाएगी। तो एक क्या होता है, पीएसयू बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर का बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के लीड लेते हैं, बाकी सबको जोड़ते हैं। लेकिन इस केस में आईसीआईसी बैंक ने लीड ली, उसने कहा भैया 7000 करोड़ रुपए मेरे, और बाकी धीरे धीरे करके उसने 28 बैंकों का कंसोर्टियम बनाया और सबने मिलके ये अमाउंट इनको दिया। अब इनमें क्या क्या जो पंगे हैं कि रजी इसको घोटाला कह रहे हैं, घोटाला, आखिर इसमें घोटाला क्या है। पहला जो इसमें घोटाले के लक्षण वो लगते हैं वो ये है कि देखो सर, लोन देने का टाइमिंग, अगर ये लोन 2008 के पहले दिया जाता कि भैया 2008 के पहले लोन खूब बांटो ना यार, उसमें मार्केट में हरियाली थी, पैसा ही पैसा था, ऑर्डर ही ऑर्डर थे, बूम ही बूम था, तो खूब पैसे बांटो, हमको भी समझ में आता है, बैंक भी बोलेगी हाँ यार इतना ज्यादा बढ़िया बैलेंस शीट थी, दे दिया, और हम भी कहते हैं ठीक है भैया, ऐसे आदमी को नहीं दोगे तो किसको दोगे। बल्कि बैंकें लड़ा करती थी आपस में कि मैं दूंगा मैं दूंगा, तो 8 के पहले समझ आ था, पर 8 के बाद भैया जब नुकसान हो गया, जब नए ऑर्डर है नहीं, पुरानी स्टॉक इन्वेंट्री अटकी पड़ी है, फंसी पड़ी है, नुकसान बढ़ता जा रहा है, तब आपने उस समय लोन क्यों दिया। सेकंड जो फैक्टर आता है कि भैया देखो, अगर आपको एक कार का लोन लेना हो, बाइक का लोन लेना हो, तो बैंक कहती है भैया बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए, ये 3000 रुपए की चीज बाउंस क्यों है, बहुत छोटी छोटी चीजें नोटिस करती है। तो आपको हमको क्या लगता है कि भैया जब एक बाइक का लोन देने में इतनी माथाफोड़ी है, जब एक 50,000 का क्रेडिट कार्ड देने में इतनी माथाफोड़ी है, तो 20-25 हजार करोड़ का लोन तो भैया देख दाख के दिया होगा। तो कितना देख दाख के दिया उसका मैं आपको एक थोड़ी सी बानगी दिखाता हूँ कि 2012 के आसपास लोन सैंक्शन हुए, 2010 में इनका प्रॉफिट 228 करोड़, 2011 में 188 करोड़, 2012 में 180 करोड़। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर बैंक से लोन लेना है तो प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ होना चाहिए, यहाँ प्रॉफिट घटता हुआ है। और प्रॉफिट की संख्या देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना है 200 करोड़ के आसपास, और लोन ले रहे हो 20,000 करोड़ का, 10% भी ब्याज हो तो कितना चुकाना है 2000 करोड़। भैया इस प्रॉफिट से तो ब्याज ही नहीं निकलेगा, क्या सोच के दे दिया। तो पहला जो पंगा लगा कि टाइमिंग को लेके, दूसरा लगा भैया प्रॉफिट नहीं देखा, तीसरा चलो असेट देख के दिया कि भाई गारंटी क्या है इसके पीछे। तो हमने सबसे पहले देखते हैं उसकी लिक्विडिटी चेक करते हैं कि क्या अगला बंदा अपनी लायबिलिटी ढंग से चुकाने की सामर्थ्य में है कि नहीं। तो उस समय की अगर मैं इनकी बैलेंस शीट देखता हूँ, उस समय की बैलेंस शीट में इनकी जो असेट थी, करंट असेट उन असेट को बोलते हैं जो कि अगले 12 महीने में आराम से बेची जा सकती है और उससे करंट लायबिलिटी चुकाई जा सकती है। उस समय उनकी करंट असेट थी 5,540 करोड़ रुपए। तो इतनी असेट इनके पास है, ठीक है कोई बात नहीं, और उनकी लायबिलिटी थी 5,695 करोड़। तो वैसे देखा जाए तो भैया उस समय इनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि अपनी करंट लायबिलिटी सारी चुका सके। लेकिन चलो 100-200 करोड़ की ऊपर नीचे की बात थी, समझा जा सकता है। लेकिन भैया बात 100-200 करोड़ की नहीं है, बात यह है कि वो जो 5,500 करोड़ की असेट है उसमें से भैया 3600 करोड़ रुपए के तो जहाज है जो तो अभी तक बिके ही नहीं और आगे चांस भी नहीं है, तो अगले 6 महीने 12 महीने में भैया बिकेंगे भी नहीं। तो अगर उन जहाज को मैं हटा दूं तो फिर तो ले दे के बचा ही गया, फिर तो लगभग 2280 करोड़ रुपए की असेट है, 5600 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। भैया आपकी असेट से 2.5 गुना ज्यादा की लायबिलिटी। तो ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट दिनों दिन कम हो रहा है, इतना सा प्रॉफिट है, करंट लायबिलिटी नेगेटिव में चल रही है, भैया ऐसी कंपनी को लोन देने की क्या जरूरत पड़ गई थी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि भैया ये तो मैंने जो आपको कम प्रॉफिट बताया ना, ये तो मैंने बताया 10, 11 और 12 के। एक बार इनके प्रॉफिट देखें 13, 14, 15 के, तो भैया इनका 2013 में लॉस था 199 करोड़, 2014 में लॉस था 897 करोड़ और 2015 में लॉस था
3,794 करोड़। भैया ऐसी कंपनी जहाँ प्रॉफिट की शक्ल नहीं है, बड़े बड़े लॉस हैं, ऑर्डर नहीं है, क्या सोच के लोन दिया जा रहा है भाई साहब। बट कोई बात नहीं, दे दो भाई साहब अपने को। अब भाई साहब लोन तो इतना बड़ा इन्होंने ले लिया और चुकाने की बारी आई तो भैया कैसे चुकाते, बैलेंस शीट देखे रहे तो चुका नहीं पाए। तो 2016 में बैंक मिली, हमारे घर तो रिकवरी वाले एजेंट भेज देते हैं। तो बैंक ने इनको कहा कोई बात नहीं, आपकी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, आपको हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देते हैं, थोड़ा सा ब्याज कम कर देते हैं, आप आराम से निश्चिंत होकर चुकाओ, कोई टेंशन नहीं है। इतनी रिलैक्सेशन देने के बाद भी नहीं चुका पाए। तो 2016 के बाद ये नहीं चुका पाए तो धीरे फिर 2017 के आसपास बैंक ने इस अकाउंट को एनपीए कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने अपने पैसे डूबे मान लिए, बोले भैया इससे तो 1 रुपया आ नहीं सकता। लेकिन उसके बाद फिर बैंक ने कहा कि भैया एक बार सीबीआई से भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ये जो पैसा इतना लिया इसने किया क्या, क्योंकि उसने ये दिखा के लोन लिया था कि भैया हमारे पास है ना शिपिंग कॉर्पोरेशन से, इंडियन नेवी से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हैं, हम आगे पीछे प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आए नहीं। तो फिर जाके शक की सुई आई, इन्होंने ईवाई को बुलाया, अर्नेस्ट एंड यंग को, फॉरेंसिक ऑडिट कराई। फिर फॉरेंसिक ऑडिट में निकल के आया कि इन्होंने भैया इंडिया के थ्रू 16 से ज़्यादा शेल कंपनियां बना रखी है और इनकी फॉरेन में 98 से ज़्यादा, 98 से ज़्यादा शेल कंपनियां या सिस्टर कंसर्न समझ में आई, जिसके थ्रू ये पैसे का रोटेशन कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, शेल कंपनी क्या होती है, शेल कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागजों पे है, रियल में है, और मनी लॉन्ड्रिंग उस कंपनी के माध्यम से पैसे का रोटेशन। तो सपोज शिपिंग कॉर्पोरेशन को शेल कंपनी ने कहा 300 करोड़ का सामान भेजा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ने कहा लो 300 रुपये का पेमेंट कर दिया साहब हमने। अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ने लोन का पैसा लिया, उस कागजी कंपनी को दे दिया, उस कागजी कंपनी के नाम से भैया अय्याशियां हो रही है। तो ऐसे करके कंपनी का जो लोन का पैसा था वो धीरे धीरे इन्होंने डायरेक्टर्स ने अपने प्राइवेट काम में ले लिया। तो 2018 में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो जो 2019 में बैंक्स ने कंप्लेन कराई, 2020 में सीबीआई ने इनको नोटिस भेजा और सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी करी, और 2022 में भी रिसेंटली सीबीआई की टीम इन्हें उठा के ले गई है। तो अब इस केस में क्या होता है क्या नहीं होता आप टीवी के माध्यम से जानते रहेंगे। बैंक पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज की डेट में बैंक के शेयर पे इसका खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक को इससे जो लॉस होना था, बैंक ऑलरेडी 2017-18 में उस लॉस को मान चुका है, बुक कर चुका है। तो अब कोई नया लॉस तो होने वाला नहीं है, तो जो डैमेज था वो तो हो गया, अब बात हो गई खत्म। तो बैंक पे इसका कोई खास असर नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात आती है एज ए भारतीय कि भैया हमारे तो 10-20 लाख के लोन में घुमा देते हो, वहाँ 20-20 हज़ार करोड़ का लोन दे रहे हो, ये क्या बात हुई। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपकी ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कौन सा ऐसा सेंसेशनल टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि सर जी इस टॉपिक के बारे में सुन बहुत रहे हैं पर पता नहीं अंदर की बात क्या है, तो मुझे बताइए, मैं उस पर अगला वीडियो बना के लाता हूँ। इस वीडियो को आपका प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।